तो चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले आपको क्या समझना है? लेजर्स वगैरह क्रिएट करना हम लोग सीख गए हैं कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अब हमारे पास लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ग्रुपिंग, जो हमारी एक होती है सन्ड्री डेटर्स / क्रेडिटर्स। तो देखो, बाकी सब जो बैलेंसेस होते हैं वो हमारे सिंपल बैलेंसेस होते हैं कि ठीक है इतने का खर्चा हुआ, इतने की हुई। लेकिन जो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स, मतलब जिनसे हम परचेज करते हैं या जिन्हें हम सेल करते हैं, तो वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हमारे रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं। और जब रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं तो हम लोगों को क्या होने लगता है, बिल हम लोग देते रहते हैं, हम लोग सेल करते रहते हैं या परचेज करते रहते हैं, और कुछ कुछ अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में पे भी करते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर सपोज मेरा एक क्रेडिटर है, मैं जिससे परचेज करती हूँ, मैंने उससे एक सामान अप्रैल में खरीदा, अप्रैल की जो पेमेंट करी वो मैंने मई में खरीदी, मई में भी मैंने सामान खरीद दिया, फिर मई में फिर मैंने जून में करी। इन शॉर्ट, क्योंकि हम लोग अगर हम कोई बड़ा अमाउंट परचेज करते हैं तो एकदम से सारा अमाउंट तो हम पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना भी अर्न ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सामान ले लेते हैं, फिर ग्रेजुअली हम पे करते रहते हैं। तो इस तरीके से कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती है सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स के केस में, कि अगर मल्टीपल बिल्स होते जा रहे हैं और हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो कौन सा बिल एडजस्ट हो रहा है, कौन सा बिल एडजस्ट नहीं हुआ है, या की पेमेंट नहीं आई है। तो हमारे पास उसके लिए टैली में हमारे पास होती है बिल वाइज एंट्री। अब बिल वाइज एंट्री में क्या होता है, बिल वाइज एंट्री आपकी सिर्फ इन दो पर्टिकुलर ऑप्शंस पे ही वर्क करता है। अगर कोई आप नेम, ऑर्गेनाइजेशन या किसी को भी डेटर या क्रेडिटर का नाम दोगे तो उसमें आपको बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन में आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी, 4 चीजें पूछी जाएंगी: नेम, डेट, क्रेडिट डेज, अमाउंट। अब देखो इसमें ये चारों चीजें क्या है। अब अगर मैं बात करूं कि सपोज एग्जाम्पल से ले लेते हैं, XYZ लिमिटेड है, ठीक है। इससे सपोज मैंने परचेज किया है। परचेज कब कब किया मैंने, मैंने किया 1 अप्रैल में, ठीक है, जिसका बिल नंबर मान लेते हैं B112 और अमाउंट थी 12,000, ठीक है। फिर मैंने एक और परचेज करी 25/4/20 और एक और 1/May/20, ठीक है। ये मैंने परचेजेस करी। अब देखो, जब आप परचेज करोगे या इवन सेल भी करोगे तो आपकी क्या क्या चीजें इफेक्ट में आती हैं, क्या क्या चीजों से आपको क्या फिल करना है। सबसे पहले डेट, तो डेट तो ऑब्वियसली क्लियर है, डेट आपको मिल जाएगी कि आपने किस दिन परचेज या सेल किया है, तो वो डेट डालोगे। देन नेम, तो अब नेम से यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत करना कि XYZ लिमिटेड नाम है तो XYZ लिमिटेड का नाम यूज होगा। हमें बिल्स किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। अगर सभी में मैंने XYZ लिमिटेड डाल दिया तो XYZ लिमिटेड तो मुझे पता ही है, लेकिन उसके बिल मैं तेरे नंबर उसे, क्योंकि हर एक बिल का नंबर अलग होगा। तो जब आपसे बिल नंबर पूछे जाएंगे, जब आपसे नेम पूछा जाता है किसी भी डेटर या क्रेडिटर का जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, आप बिल वाइज एंट्री को मेंटेन कर रहे हो, तो नेम के बेसिस पे आपको क्या करना है, उसके बिल नंबर्स देने हैं जिसके बेसिस पे बिल आइडेंटिफाई हो सकते हैं। क्रेडिट डेज, क्रेडिट डेज क्या होता है, जब हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे तो हमें कुछ टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर ही अंदर हमें क्या करनी है, हमें पेमेंट करनी है।
कि 15 दिन के अंदर पे करना है या 20 दिन के अंदर, तो वो जो डेज होते हैं वो आपके क्रेडिट डेज या मंथ जो भी है आप डेज के बेसिस पे डालोगे और अमाउंट जितने का बिल है वो डालोगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? तो सपोज एंट्री करते हैं, सपोज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। नाइनटीन से कंसिडर करते हैं, 2019 में हमारी कंपनी बनी थी, इसको सेव कर दो। इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर दो, अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। अब देखो, अब हमें पहले ये कुछ लेजर्स बनाने हैं, ठीक है? तो पहले ये लेजर्स बनाते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेशन बैंक, तो यहाँ से मल्टीपल में मैं क्रिएट कर लेती हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लेजर्स, ऑल्ट एच, मल्टी क्रिएट, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास है कॉर्पोरेशन बैंक, अंडर बैंक अकाउंट्स कितना है 2,50,000, 2,50,000। देन नेक्स्ट है आपका कैश, तो कैश हम लोग यहाँ बनाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसको हम ऑल्टर करेंगे क्योंकि पहले से ही बना हुआ आता है कंपनी में। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी 1,20,000, मशीनरी फिक्स्ड एसेट 1,20,000, ठीक है? देन नेक्स्ट है आपका लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, ग्रुपिंग दोगे इसको लोन्स एंड लाइबिलिटी, और कितने का लोन लिया आपने 1,90,000। देन आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के लिए आप लोग को मैं समझा चुकी हूँ कि आउटस्टैंडिंग होगा तो आपके लिए करंट लाइबिलिटी और प्रीपेड है तो एसेट है। $20,600। देन अब इसके बाद आपके पास चेज इंटरप्राइज, ये हमारा डेटर है, और स्टाइल फर्नीचर ये हमारा क्रेडिटर है। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगी, मल्टीपल में इसको सेव कर दो। अब चलते हैं मल्टीपल की जगह सिंगल क्रिएशन पे, क्योंकि हमें बिल वाइज एंट्री बनानी होगी। आप नीचे क्वेश्चन देखोगे तो हमारे पास डिटेल्स है, जैसे कि जो हमारा सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर है। तो सबसे पहले डेटर हमारा चेज इंटरप्राइज है, तो चेज इंटरप्राइज से हमने 3 बिल है हमारे पास जिनकी हमें पेमेंट करनी है, जो हमने उससे क्या कर रखे हैं, उसको सेल कर रखे हैं। तो एक हमने जनवरी में करा, एक फरवरी में किया, एक मार्च में किया है। ये उसके इनवॉइस नंबर्स हैं और हमने इतने इतने दिन का उसको क्रेडिट का टाइम दिया, इतने इतने अमाउंट के वो बिल थे। तो इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे आप टैली में? यहाँ से सिंपली चलोगे लेजर, यहाँ पे डालोगे सबसे पहले किसका बना रहे हैं हम, चेज एंटरप्राइज, तो मैसर्स चेज एंटरप्राइज। अब देखो आपको क्या ऑप्शन इनेबल करना है, यहाँ से इसको सन्डे डेटर लेने के बाद आपको करना है F11। सभी को बता चुकी हूँ, F11 हमारे अकाउंट्स के रिगार्डिंग जो भी हमें चेंजेस करने होंगे, फीचर्स वगैरह, वो F11 से करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इनेबल बिल वाइज एंट्री, तो ये आपका इस तरीके से नो हो रखा होगा, क्योंकि मैंने तो कराए हुए हैं तो इस वजह से यस है। तो आप जब F11 करोगे तो यहाँ पे आता है इनेबल बिल वाइज एंट्री, तो आपको इसे यस करना है। यस करने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेगा मेंटेन बिल बाय बिल। अगर आपको जो बैलेंसेस मेंटेन करने वो बिल बाय बिल मेंटेन करने, तो ये ऑप्शन भी यस होना चाहिए। अगर वहां से ऑप्शन इनेबल करने के बाद गलती से यहाँ पर नो कर दिया तो भी वो ऑप्शन आपको वहां वर्क नहीं करने देगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी यस होना चाहिए, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करोगे। बाकी आप आगे नीचे अमाउंट डालोगे। अब अमाउंट टोटल अमाउंट डालने की, उसका एक्चुअली में बैलेंस कितना बन रहा है।
आप देखोगे तो उसका बैलेंस 1,25,000 का बन रहा है। अभी इसमें से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, अभी हम उसका पूरा बैलेंस डालना है। तो चेज इंटरप्राइज की टोटल अमाउंट 1,25,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट डालोगे 1,25,000। जैसे ही अमाउंट डाल के एंटर करोगे आगे, तो आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा, बिल वाइज ब्रेकअप। मतलब अब आपको यहाँ पे बिल वाइज एंट्री मेंटेन करनी है। तो देखो, जो हमें दिया हुआ है बनाने के लिए, उसमें तो 5 चीजें हैं, नेम भी है, इनवॉइस भी है, इनवॉइस नंबर, क्रेडिट डेट, सब कुछ है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे टैली में, तो टैली में सिर्फ 4 चीजें, डेट, नेम, ड्यू डेट, अमाउंट। तो आप एक चीज खुद देखो, जब ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बिल वाइज ब्रेकअप किसका बना रहे हो, चेज इंटरप्राइज का, तो बार बार चेज इंटरप्राइज नाम देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो क्लियर है ना। अब अगर सपोज आपका बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो आप ही की तो है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि बैंक ट्रांजेक्शन के अंदर हमें बार बार अकाउंट होल्डर का नाम देना पड़ेगा कि ये इसका है, ये इसका है। वो तो ऑब्वियस है ना कि ये इसका अकाउंट है, तो सारी डिटेल, सारी ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर की ही है। तो इसी तरीके से जब बिल वाइज ब्रेकअप चेज इंटरप्राइज का है, तो अंदर बिल की डिटेल सारी ही चेज की है, तो आपको नेम देने की जरूरत नहीं है। आप डेट दो यहाँ से, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। नेम की जगह आप दोगे ये इनवॉइस नंबर, ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको। तो इनवॉइस नंबर है आपका AGC/220/1819, ठीक है। यहाँ से फिर कितने टाइम आप उसको दे रहे हो, 30 डेज। तो 30 डेज जैसे ही डालोगे, वो नीचे डेज के अकॉर्डिंगली डेट बता देगा कि इस डेट से 30 डेज के बाद ये डेट बनेगी, जो कि आपको पेमेंट के लिए रहेगी, ठीक है। फिर कितनी अमाउंट का बिल है, अमाउंट आपकी 75,000 है, तो आप डालो यहाँ पे 75,000। फिर नेक्स्ट बिल है आपका 2 फरवरी, तो यहाँ से 2 डालोगे। फिर आप इसमें डालोगे इनवॉइस नंबर AGC/275/1819। कितने दिन का क्रेडिट डेज दे रहे हो आप, 15 डेज का क्रेडिट डेज दे रहे हो। और कितना का बिल है, 30,000 का बिल है, ठीक है। बाकी ये डेबिट क्रेडिट में कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि डेटर है तो डेबिट ही रहेंगी सारी चीजें। देन 1 मार्च, तो 1 मार्च लोगे यहाँ से। देन यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर दोगे AGC/310/1819, ठीक है। कितने का क्रेडिट डेज है, 15 दिन का, मतलब 15 दिन का आप उसको टाइम पीरियड दे रहे हो। और उसकी अमाउंट कितनी है, 20,000, तो 20,000 डालोगे। आपका इन अमाउंट का टोटल 1,25,000 होना चाहिए। अगर मैं गलती से यहाँ पे 10 लिख दूंगी, तो 10,000 का अभी भी बैलेंस नहीं है, तो ये बॉक्स हटेगा ही नहीं। तो कभी ऐसा आप एंट्री करने चलो और ऐसा हो कि वो एंटर होके आगे बढ़ ही नहीं रहा, इसका मतलब आपकी अमाउंट अभी पूरी ही नहीं हुई है, आपने जितना बाहर डाला उससे अंदर कम रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इन तीनों का सम पूरा वही बनना चाहिए जो कि आप बाहर डाल के आए हो। तो मैंने बाहर भी 1,25,000 डाला था, और यहाँ टोटल हो गया। तो अब एंटर करोगे तो वो आपको बाहर की स्क्रीन पे एक्सेप्ट के लिए बोलेगा। क्लियर है सभी को मैम? अब देखो, अगर मुझे सपोज, ये तो हो गया डेटर के केस में, अगर मुझे क्रेडिटर के केस में बनाना है, क्योंकि हमारे पास क्रेडिटर भी तो है। हमने किसी को सेल करा वो ठीक है, लेकिन हमने किससे परचेज करा होगा वो भी तो हम लोग बिल वाइजेस भी बना सकते हैं। तो क्रेडिटर हमारे लिए कौन है? मैम? हाँ बोलिए हर्ष। मैम आपने बिल वाइज एंट्री को यस करा था या नो करा था? यस करा था। ओके मैम। ठीक है। तो मैसर स्टाइल फर्नीचर आपका क्रेडिटर है, जिसकी 48,500 अमाउंट है। तो अब आप यहाँ से क्रिएट करो। मैसर स्टाइल फर्नीचर, यहाँ से ग्रुपिंग दोगे क्रेडिटर, ठीक है। ये बिल वाइज एंट्री हमने एक बार इनेबल कर ली, बार बार इनेबल करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी में आएगी ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से एंटर करके नीचे आ जाओ, यहाँ पे अमाउंट डालो, इसकी टोटल अमाउंट है 48,500, तो 48,500 डालोगे। एंटर करोगे तो यहाँ पे आपसे बिल वाइज ब्रेकअप पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, 2 बिल है।
एक 31st ऑफ फर्स्ट का है तो यहाँ से 31st ऑफ फर्स्ट डाल दो। इनवॉइस नंबर है INV 250/SF/1819, ठीक है। देन कितने दिन का क्रेडिट डेज दे रहे हो आप? 15 डेज का, तो 15 दोगे। अमाउंट कितनी है? 25,000, तो यहाँ से 25,000 डालोगे। देन नेक्स्ट है 2nd ऑफ फेब, तो 2nd ऑफ फेब डालोगे। इनवॉइस नंबर डालोगे INV 290/SF/1819 30। रिमेनिंग अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसको बस एंटर करके सेव कर दोगे। यहाँ तक एंट्री करने के बाद अब आप अगर ऊपर क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट में ही देखोगे तो आपको बोला है कि कॉर्पोरेशन बैंक 2,50,000 कैश वगैरह सारी अमाउंट हमें डालने के बाद जो बची हुई अमाउंट होगी वो आपको शेयर कैपिटल में डालनी है। तो अब बची हुई अमाउंट कहाँ से आएगी? पहले कैश डाल देते हैं, ऑल्टर में जाके 12,000 का कैश डाल देते हैं 12,000। अब देखो हमारे पास शेयर कैपिटल का हमें कैसे पता चलेगा कि शेयर कैपिटल का डिफरेंस क्या है? तो आप लोगों को मैंने बताया है ट्रायल बैलेंस में जब भी जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा आपके ओपनिंग बैलेंसेस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो यहाँ से डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, तो ये जो 2,47,900 की अमाउंट डिफरेंस में आ रही है ये आपके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इसको क्या ट्रीट करना है? ये आपको शेयर कैपिटल में ट्रीट करना है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज शेयर कैपिटल, मतलब इसको बनाने के बाद जो बचेगी अमाउंट वो आपके लिए शेयर कैपिटल होगी। तो हमें कहाँ से आइडेंटिफाई करना है? ट्रायल बैलेंस में जाके। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 247,900, तो 247,900 से शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाओगे, लेजर शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 247,900, इसको करके सेव कर दोगे। अब चल के देखो ट्रायल बैलेंस, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस डाले वो हमारे मैच्ड है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? अब देखिए अब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की बारी है। सबसे पहले तो कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग बिल बाय चेक ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अगर आप सभी को याद हो तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए क्या है? हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा खर्चा क्या बन रहा है? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हम डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल को। समझ में आ रहा है सभी को? मैम एक मिनट। हाँ मैम ये दूसरा चैप्टर है तो इसकी एंट्रीज हम नई कंपनी बना के करेंगे? हाँ, हम जो हर एक चैप्टर हर एक असाइनमेंट करेंगे नई कंपनी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हर एक कंपनी में या फिर हर एक चैप्टर में अलग अलग ऑप्शन सीखना है, एक ही कंपनी में नहीं कर सकते। तो हम लोग हर बार एक नए लेजर्स नई वगैरह क्रिएट करके तो करेंगे। तो मैम हम पुरानी कंपनीज को दोबारा से देख सकते हैं क्या? हाँ, तो पुरानी कंपनी तो रहेंगी जहाँ पे आपने बनाई है, वो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे वो तो रहेंगी, लेकिन ये एंट्री उनमें नहीं दिखेगी। यस मैम। मैम ये वर्क हम अपना डी ड्राइव में सेव कर सकते हैं क्या? हाँ, तो मैंने आपको बताया तो था, बस आप अपनी लोकेशन जाके वहां से चेंज कर लो और जहाँ पे आपको बनानी है वहां पर बना सकते हो। मैम वो तो बैकअप था। नहीं, मैंने बैकअप नहीं हर्ष, मैंने आपको उस दिन फोन पे भी बोला था, जो फर्स्ट क्लास मैंने आप लोगों को दी, एक बार जाके वो चेक करो। उस पे मैंने आपको कंपनी को कहीं और क्रिएट करना भी सिखाया है। यस मैम। और आप देखो अब हम इसे पेमेंट किस में कर रहे हैं? चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक से पेमेंट करने के लिए क्या इफेक्ट होगा? हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है। और चेक नंबर वगैरह कैसे डालेंगे वो भी हम देखेंगे। फिलहाल एंट्री समझ गए, एंट्री क्या होगी हमारी? क्योंकि एक्सपेंस पे कर रहे हैं हम लोग या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो नॉमिनल के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट करेंगे। और पेमेंट किससे कर रहे हैं हम? चेक से, तो चेक से पेमेंट करने की वजह से बैंक में से पैसा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करोगे? यहाँ से जाओगे वाउचर्स,
वाउचर्स पे जाने के बाद हर एक वाउचर की शॉर्टकट की है, जैसे कि कॉन्ट्रा के लिए F4 है, पेमेंट के लिए F5। यहाँ पे हर एक वाउचर आप कर्सर से भी कर सकते हो यूज, माउस का यूज करोगे, क्लिक करोगे तो कॉन्ट्रा खुलेगा, पेमेंट खुलेगा, रिसिप्ट खुलेगा। बट बेटर है कि अगर आप इनकी शॉर्टकट कीज भी लर्न कर लो, जो जो इनके आगे शॉर्टकट कीज लिखी है ये वैसे ही सारी वर्क करेंगी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक हमारा क्रेडिट हो रहा है। कल ही मैंने समझाया था बैंक और कैश अगर क्रेडिट होता है तो हमारे लिए ऑब्वियसली पेमेंट है, तो हम लोग इसे पेमेंट में करेंगे एंट्री। अब आप देखोगे जब एंट्री करने की बारी आई तो डेट भी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन अलग अलग डेट पे होंगी तो हमें डेट के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करना है। तो डेट का ऑप्शन कहाँ से आएगा, यहाँ पे भी दे रखा है आपको F2, और F2 प्रेस भी करोगे तब भी ऑप्शन आएगा। तो सिंपली प्रेस करोगे F2 तो ये वाउचर डेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ से वाउचर डेट को, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट डालो, किस दिन एंट्री कर रहे हो आप कर रहे हो 1 अप्रैल को, तो यहाँ से डेट डालोगे 1 अप्रैल, 1/4/19 सेकेंड। अब देखो सपोज पहले ये चीज समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे डेट डाल रही हूँ 1/4/19, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट कैन नॉट बी बिलो द करेंट पीरियड। तो कंपनी तो मैंने 2019 में क्रिएट की है तो 19 की तो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि करंट पीरियड से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास दी थी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे करंट पीरियड इंपॉर्टेंट है, जो पीरियड यहाँ पे सिलेक्टेड होगा ट्रांजैक्शन भी उसी में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ 21-22 हुआ हुआ है और मैं 19-20 में रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो रहा। तो यहाँ का पीरियड चेंज करने के लिए करोगे कंट्रोल ऑल्ट F2 करोगे। ऑल्ट F2 करने के बाद यहाँ से पीरियड ले लो 19-20, कि हम 19-20 में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब चल के यहाँ से डेट ले लो 1/4/19, तो अब वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे देखिए। अब डेबिट किसे करना है, हमें डेबिट करना है हमें आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ ही है आउटस्टैंडिंग। जैसे ही आप डेबिट क्रेडिट पे आओगे पेमेंट पे, तो देख लेना पहले क्या पूछ रहा है, कि डेबिट पूछ रहा है या क्रेडिट पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रोवाइड करना। पहला बाय डिफॉल्ट आपका ऑलरेडी सेट होके आता है, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने पहले ले लिया आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब एक चीज देखो, आपको यहाँ पे अमाउंट नहीं दी हुई कि आपने कितनी पेमेंट करी है। तो जब भी आप कोई भी लेजर सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर जितना बैलेंस बन रहा होगा वो आपको हमेशा यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे जब भी बैलेंस ब्लैक कलर में शो होगा मतलब उतना देना बनता है, उतना पॉजिटिव बैलेंस है। अगर यहाँ पे बैलेंस रेड में आएगा, रेड में कब आता है, जब आपके पास वो चीज है ही नहीं और आप उसको आगे पेमेंट कर रहे हो। सपोज कैश मेरे पास 5,000 है और पेमेंट में कैश की 10,000 दिखा रही हूँ, तो 5,000 कैश तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन तब भी मैं 10,000 की वो दिखा रही हूँ, तो उस केस में आपका बैलेंस नेगेटिव में शो करने लगता है। तो अभी आप इतना समझो कि कोई भी आप लेजर सेलेक्ट करोगे तो उसके लेजर में आपने जो भी बैलेंस डाला होगा वो आपको नीचे करंट बैलेंस में शो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट बैलेंस के लिए यहाँ पे अमाउंट डाल दो 20,600। ठीक है, और यहाँ से क्रेडिट पे अब आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, बैंक से, तो यहाँ से कॉर्पोरेशन बैंक, आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा वो सिलेक्ट करोगे। जैसे ही एंटर करोगे तो बैंक के लिए आपके पास बैंक की एलोकेशंस आती है। तो यहाँ पे आ रहा है चेक, यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे कि बैंक से आप किस तरीके की ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर अदर्स का कर रहे हो, ई फंड ट्रांसफर कर रहे हो, चेक पेमेंट कर रहे हो, शो मोर करोगे तो और भी आ जाएगा कि एटीएम से कर रहे हो, कार्ड से कर रहे हो, ईसीएस कर रहे हो। ये सारे आपके बैंक के मोड्स हैं, जो भी आप यूज कर रहे हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट चेक ही सिलेक्ट होकर आता है, आप स्पेस बार प्रेस करके ये ऑप्शंस ओपन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से चेक सिलेक्ट कर लिया। अमाउंट में कोई चेंज नहीं रहेगा क्योंकि अमाउंट यही है। देन इंस्ट्रूमेंट नंबर, ये INST मतलब इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब चेक नंबर, कि आपका चेक का नंबर क्या है। आपको सभी को पता होगा कि चेक के यूनिक नंबर्स होते हैं, तो चेक नंबर आपका हर एक में प्रोवाइडेड रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे चेक नंबर आपको दिया हुआ है 47, आपका चेक नंबर जो होता है वो 6 डिजिट्स का होता है, 478596। तो यहाँ पे अमाउंट डाल दो 478596।
478596, ठीक है। देन ये इंस्ट्रूमेंट डेट, ये जो आप जिस दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो वही डेट डली रहेगी, तो इसमें चेंजेस नहीं करने इसको। बस यहाँ पे अब नेक्स्ट आएगा नरेशन। तो जब आपको मैंने जर्नल एंट्रीज करनी सिखाई थी तो नरेशन भी बताया था कि नीचे नरेशंस भी हम लिखते हैं, तो हम टेली के अंदर भी नरेशन लिख सकते हैं अपनी ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, नरेशन की बीइंग और नरेशन जितना छोटा और जितना मीनिंगफुल होगा वही बेटर रहेगा। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है कि आप पूरी 2-3 लाइन में लिख रहे हो, छोटा सा एक्यूरेट जो आपकी उसको ट्रांजैक्शन को भी समझा दे और इजीली नरेट भी कर दे, ठीक है। तो सिंपली बीइंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड और इसको एंटर करके सेव कर दोगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। कंपनी रिसीव्ड 90,000 फ्रॉम चेज एंटरप्राइज ऑन 2nd of April through a check of Allahabad Bank and they want to clear the total amount of first bill and remaining from the second bill। तो आपको याद होगा चेज एंटरप्राइज के 3 बिल है हमारे पास, तो उसने 90,000 रुपए दिए हैं, जिसमें कि उसने कहा कि एक तो पहला बिल कैंसिल हो जाएगा पूरा और जितना मैंने इसमें से बचेगा वो सेकंड में से क्लियर कर दो। तो ये क्लियर करने वाला काम हमारा नहीं है, टैली के अंदर ये ऑटोमेटिकली फीचर है कि वो एडजस्ट करवा देगा। कैसे करेगा आपको पता है, आप रिसीव कर रहे हो, आपको चेज एंटरप्राइज से पैसे लेने थे तो रिसीव में कर रहे हो, तो आपके पास ट्रांजैक्शन किस में होगी, रिसिप्ट में, क्योंकि आप कैसे रिसीव कर रहे हो, बैंक में रिसीव कर रहे हो, तो बैंक में आपके पैसे आएंगे, ठीक है, बैंक में पैसे आएंगे। सेकेंडली किस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 2nd of April को कर रहे हो, तो यहाँ से F2 से डेट डालोगे 2nd of April। अब देखो सबसे पहले वो आपसे क्रेडिट पूछ रहा है, तो पेमेंट में डेबिट पूछ रहा था, यहाँ क्रेडिट पूछ रहा है, तो ध्यान देके करना। तो रिसिप्ट के केस में क्रेडिट वो होता है जो दे रहा होता है, तो क्रेडिट क्या होगा आपका, क्रेडिट द गिवर, तो कौन दे रहा है पैसे आपको, चेज एंटरप्राइज। चेज एंटरप्राइज के बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है 1,25,000, सभी को पता है। अब हम लोग ये बताओ कि हमें मिल कितने रहे, 90,000। तो जैसे ही 90,000 डालोगे तो एंटर करते ही वो आपसे यहाँ पे पूछेगा बिल वाइज डिटेल। अब देखो आप क्या कर रहे हो, आप 90,000 रुपए जो मिल रहे हैं उनको एडजस्ट कर रहे हो, तो ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट्स है। तो एडजस्टमेंट्स में 4 एडजस्टमेंट्स में क्या क्या चीज है, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो सिंपल है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहले एडवांस ले लेते हैं, बाद में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में जब आप एडवांस आपने 10,000 लिया और उसके बाद गुड्स 10,000 के दे दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एडवांस से एडजस्ट कर देंगे, तब हम एडवांस सेलेक्ट करते हैं। न्यू रेफरेंस और आपका अगेंस्ट रेफरेंस। देखो न्यू और अगेंस्ट रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, पहले तो रेफरेंस है क्या, आप लोगों को मैंने फर्स्ट डे बताया था, इनवॉइस, बिल या रेफरेंस, ये तीनों ही चीजें एक ही हैं। तो न्यू रेफरेंस मतलब जब आपने अभी अभी उसको सेल करी है और अभी अभी आप नया बिल बना रहे हो, तब तो न्यू रेफरेंस यूज करोगे। और जब आपका पुराना बिल है और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट ले रहे हो, तब आप क्या करोगे, अगेंस्ट रेफरेंस, की पुराने रेफरेंस के अगेंस्ट मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। देन लास्ट उसमें ऑप्शन आपको दिया है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब जब हम ओपनिंग बैलेंसेस डालते हैं तो ओपनिंग बैलेंस डायरेक्टली जब हम सेटल कर देते हैं, मान लीजिए किसी का बैलेंस इस साल जो था 1,25,000 था चेज एंटरप्राइज का, तो इस साल तो उसने दिया ही नहीं, अगले साल में उसको ओपनिंग में दिखाऊंगी कि ओपनिंग बैलेंस मेरा इतना बन रहा है चेज एंटरप्राइज का, पर आया नहीं, और वो सीधा सीधा मुझे क्या करेगा, पैसे दे देगा। तो उस साल में तो उसके कोई बिल ही नहीं है, तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगी, ऑन अकाउंट से, क्योंकि उतना बैलेंस उसके अकाउंट में है लेकिन उसके कोई बिल नहीं है इस साल के, तो अगेंस्ट अकाउंट में मैं एडजस्ट करूंगी। क्लियर है? अब देखो चेज एंटरप्राइज के पुराने बिल थे, तो यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करोगे, जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करोगे उसके लिए जितने भी बिल होंगे
वो तीनों बिल यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो पहला बिल उसे क्लियर करना है, तो पहला बिल 1 जनवरी का है, इसको सेलेक्ट करो, एंटर करो, अमाउंट आ जाएगी। फिर दोबारा अगेंस्ट रेफरेंस, तो देखो इसकी अमाउंट 30,000 है, सेलेक्ट करोगे लेकिन यहाँ कितनी आ रही है 15, क्योंकि मैंने आपको बोला 90,000 जो बाहर अमाउंट डालोगे वो उसी को एडजस्ट करेगी। तो सेकंड बिल में बचा कुछ अमाउंट 15,000 एडजस्ट हो गई, 15,000 बच गया, एंटर करोगे। और रिसीव कैसे कर रहे हो बैंक में, तो कॉर्पोरेशन बैंक यहाँ से सेलेक्ट करोगे, 90,000, यहाँ से अमाउंट वगैरह, यहाँ पे अब आपके पास आता है बैंक। देखो इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे आप डालोगे चेक, एक तो आप कौन से, आपका मतलब चेक नंबर क्या है, 247365, 247635। लेकिन इसमें एक और चीज क्या आती है, जब आप चेक रिसीव करते हो तो आप कौन से बैंक का रिसीव कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशनल मोड पे यूज कर रहे हैं। लाइसेंस पे यूज करते हैं तो यहाँ पे जितने भी बैंक्स होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है कि इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, XYZ सारे बैंक्स आते हैं। लेकिन क्योंकि हम क्रैक वर्जन पे यूज कर रहे हैं तो बैंक्स अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन समझा दिया कैसे यूज करना, बट वो वहां पे यूज होगा नहीं। यहाँ पे आप सिंपली अमाउंट डालोगे, being amount received from चेज एंटरप्राइज। क्लियर है सभी को? इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर दोगे। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 तक? आपने लास्ट वाला चेक नंबर गलत डाल दिया। कोई नहीं, वो चेक नंबर से उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अंकित। बट इतना आप लोग ठीक। बस क्लियर कर लो कि चेक नंबर 6 डिजिट्स का होगा और कहाँ पे डालना है। हाँ, लेकिन जब आप लोग डालोगे तो ऑब्वियसली वो आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि वरना फिर आपके क्या होगा, बैंक रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अभी तो हम क्योंकि प्रैक्टिस मोड पे कर रहे हैं इसलिए मैंने उसको ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ हर्ष बोलिए। मैम वो थर्ड क्वेश्चन की एंट्री कौन से वाउचर में हुई थी मैम? पेमेंट हमने पेमेंट किया है ना आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो पेमेंट वाउचर में हुई है। यस मैम। आरती एक बार आप अपने नेटवर्क चेक करना। चलिए फिर मैं एंड करती हूँ, हम लोग अब मंडे कनेक्ट करते हैं। ठीक है मैम, हेलो मैम। मैम आप मॉर्निंग में कब तक लोगे क्लास? मॉर्निंग में मैं कब तक लूंगी, सिर्फ जून, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं छुट्टी ले रही हूँ तो वो इन शॉर्ट क्या होता है, उस दिन कोई क्लास नहीं ले पाता आपकी, और आपकी फिर 4 डेज की क्लास रह जाती है।